आज की क्लास में नेक्स्ट बात करते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये भी आपको सर्जरी से ही पढ़ना है ये टॉपिक भी। एक बार यहाँ से इसको रीड कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन में आएगा तो टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सर्जरी में तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहाँ इस टॉपिक से आता ही आता है हर साल। तो टॉपिक इग्नोर नहीं करना है, यहाँ से रिवाइज कीजिएगा, सर्जरी से इसको अच्छे से अपना तैयार कर लीजिएगा। वरना यहाँ पर भी जो दिया गया है वो एकदम सफिशियंट है, आप वो नहीं पढ़ोगे तो इससे भी आपका एकदम अच्छे से जो है स्पेशली केसी में तो इसे लिख ही सकते हो अच्छे से। ठीक है, सर्जरी में थोड़ा डिटेल में देना होता है, तो वहाँ मैंने आपको कुछ प्रोसेस भी बताया है सर्जरी में इसके मैनेजमेंट के लिए, वो चीज़ आपको थोड़ी अलग से मेंशन करनी पड़ेंगी। बाकी यहाँ के लिए ये मैटर सफिशियंट है। तो थोड़ी सी प्रोस्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोस्टेट क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। प्रोस्टेट कहाँ पे सिचुएटेड होता है? जस्ट बिलो द ब्लैडर एंड इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम। रेक्टम के सामने, ब्लैडर के नीचे ये सिचुएटेड होता है। कैसा शेप का होता है? वॉलनट शेप का होता है, और वॉलनट के साइज की यूरेथ्रा सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है और एक फ्लूइड सिक्रेट करता है। ये इस जो प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड है वो काम क्या करता है? स्पर्म को नरिश और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराता है। लेकिन जब इसका हाइपरप्लेजिया हो जाए, बिनाइन हाइपरप्लेजिया हो जाए प्रोस्टेट का, तो वो क्या होता है? इट इज़ अ इनलार्जमेंट एंड हाइपरट्रॉफी। जो प्रोस्टेट के लोब हैं वो नॉर्मल साइज से एक बढ़ करके बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सेल की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है अलग से, जिससे प्रोस्टेट क्या हो जाती है? एनलार्ज हो जाती है। तो इट इज एन एनलार्जमेंट एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होकर के ऊपर की ओर एक्सटेंड हो जाती है, और एक्सटेंड हो जाती है उसकी वजह से यूरिन का जो आउटफ्लो है वो क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसके कारण ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाएगा और यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, जिसके कारण यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, और कई बार क्या होता है? यूरेटर का डायलिटेशन हो जाता है, क्योंकि यूरिन वहीं पे स्टोर रहता है, इसकी वजह से यूरेटर का डायलिटेशन भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम होती है बीपीएच की वजह से। किस कारण से बीपीएच हो सकता है? एग्जैक्ट कॉज इसका पता नहीं है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण मेनली ये देखा जाता है, जैसे कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। ठीक है, बीपीएच इज कॉमन इन मैन ओल्डर देन 40 है। जो 40 प्लस जो मैन है उनके अंदर ज़्यादा होता है। जो पर्सन हाई प्रोटीन डाइट इंटेक करते हैं उनके अंदर भी बीपीएच ज़्यादा होता है, क्योंकि हाइपरट्रॉफी होने लग जाती है, सेल की ओवर ग्रोथ होने लग जाती है। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण एंजाइम एरोमेटेज एंड 5 अल्फा जो रिडक्टेज की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज लेवल ऑफ डीटीएच एंड एस्ट्रोजन, जो एंड्रोजन हार्मोन है उनका लेवल इंक्रीज होने की वजह से प्रोस्टेट की जो सेल है उसके अंदर ग्रोथ होने लग जाती है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से बीपीएच हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर क्या रहते हैं? जो प्रोस्टेट है वो लार्ज हो जाती है, रबरी हो जाती है एंड नॉन टेंडर रहती है। ठीक है, यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, बेड वेटिंग भी हो जाती है नॉक्सूरिया की वजह से, यूरिन की अर्जेंसी रहती है, कम्प्लीटली जो ब्लैडर है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाता है, पेशेंट को फटीग रहती है, पेल्विक डिस्कम्फर्ट रहता है क्योंकि वो वहाँ पर ओवर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एजोटेमिया रहता है, ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, तो एजोटेमिया रहता है, और रीनल फेल्योर भी हो सकता है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे आप? सबसे पहले पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, उसका प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन को आप डायग्नोस कर सकते हो, यूएसजी करा सकते हो, यूरिन एनालिसिस करा सकते हो, अगर हेमेचूरिया या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो। मैनेजमेंट के लिए अल्फा ब्लॉकर दे सकते हैं, जैसे कि जो है डोक्सोजोइन है, पैराजोइन है, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स दे सकते हो। ठीक है, सर्जिकल में आप ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट करा सकते हो, इसकी डिटेल मैंने आपको सर्जरी में भी पढ़ाई है, और प्रोस्टेक्टोमी करवा सकते हो, कंप्लीट उसको बाहर भी निकलवा सकते हो, और वाटर वेपर थर्मल थेरेपी भी पेशेंट को दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन है, किडनी का इन्फ्लामेशन, तो मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन एंड किडनी इज कॉल्ड नेफ्राइटिस, जिसकी वजह से क्या होता है? जो ग्लोमेरुलस का जो स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है। जो नॉर्मल जो ग्लोमेरुलस है, वोमेन्स कैप्सूल है, जो ग्लोमेरुलस है उसके स्ट्रक्चर के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो रेट है वो भी कम हो जाती है, यूरिन आउटपुट भी कम हो जाता है, रिटेंशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन बॉडी होने लग जाता है।
तो कम्प्लीटली वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाते हैं, बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होते रहते हैं, यूरिन का आउटपुट भी कम हो जाता है क्योंकि वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के अंदर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी इसकी वजह से हो जाती है। दो टाइप का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट में क्या होगा, इट कैन डेवलप सडनली आफ्टर सीवियर इन्फेक्शन, कोई यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ या थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ हो, लीवर इन्फेक्शन हुआ हो या HIV की वजह से ये जो है सडनली अपीयर हो सकता है। क्रोनिक वाले में क्या होता है, इट कैन डेवलप स्लोली एंड प्रेजेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक बना ये रहता है। सब टाइप है इसके, सबसे पहला टाइप आता है glomerulonephritis। तो इट इज अ कंडीशन इन विच glomerular पार्ट दैट फिल्टर ब्लड इन किडनी इज डैमेज बाय इन्फेक्शन। तो कोई भी इन्फेक्शन की वजह से अगर ग्लोमेरुलर का जो पार्ट है वो डैमेज होता है, जिसकी वजह से ब्लड का फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। दूसरा आता है लुपस नेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी कॉज्ड बाई सिस्टेमिक लुपस एरिथेमेटस। इसकी वजह से, यानी कि एक इम्यून सिस्टम की डिजीज है, अगर उसकी वजह से अगर किडनी का इन्फ्लामेशन होता है तो उसको कहते हैं हम लुपस नेफ्राइटिस। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है कि कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है, चाहे वो इन्फेक्शन है या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है या कोई मेडिकेशन की वजह से ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन अगर डैमेज होती है तो उस डैमेज की वजह से वापस से बॉडी रिपेयर करना शुरू करती है। तो जब रिपेयरिंग होती है तो वो जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस बढ़ने लग जाती है, वापस स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है वो डिक्रीज हो जाती है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, उसी हम क्या कहते हैं नेफ्राइटिस कहते हैं। क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, क्लाउडी यूरिन आता है, कभी कभी ब्लड भी आ सकता है, स्वेलिंग एनीवेयर, क्योंकि कंप्लीट जो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए एडिमा की कंडीशन रहती है। ठीक है, और मे बी ग्लोमेरुलर के स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी की वजह से प्रोटीन अमाउंट अगर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो रहा है तो बॉडी के अंदर एडिमा वाली कंडीशन भी आपको मिल सकती है। तो स्वेलिंग मिलेगी बॉडी में, स्पेशली हैंड फीट और एंकल्स पर आपको स्वेलिंग मिलेगी। पेन होगा बैक रीजन में, बर्निंग सेंसेशन होगा यूरिनेशन के टाइम, और यूरिन में पस भी हो सकता है अगर इन्फेक्शन हुआ तो। डायग्नोसिस करोगे तो आप रीनल फंक्शन टेस्ट कंप्लीट RFT करवा सकते हो, किडनी की बायोप्सी करा सकते हो, यूरिन का एनालिसिस करा सकते हो, ब्लड टेस्ट करवाओगे तो ब्लड यूरिया या नाइट्रोजन का लेवल या क्रिएटिनिन का लेवल आपको पता करना है। CT स्कैन USG करा के हमें जो किडनी की जो प्रोफाइल है कंप्लीट वो चेक करनी है। मैनेजमेंट कैसे करोगे, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दे सकते हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में प्रेडनिसोलोन दे सकते हो, एनाल्जेसिक्स दे सकते हो, लेकिन एस्पिरिन का यूज नहीं करना है। क्योंकि BP भी इंक्रीज होगा, विस प्रोडक्ट बॉडी में बढ़ रहा है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में भी आपको डायलिटस का यूज करना है। अगर वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है तो हो सकता है आपको डायलिसिस भी कराना पड़े पेशेंट का, और डाइटरी हैबिट्स में चेंज कराना है। सोडियम और पोटेशियम लो डाइट देनी है, फ्रेश मीट और वेजिटेबल भी उसको देना है, और पैक्ड फूड नहीं देना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में वेस्ट मटेरियल ज़्यादा बढ़ेंगे, वो एक्सक्रीट हो नहीं पा रहा है, इसलिए पैक्ड फूड नहीं देना है। क्लियर बात।